हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट अपन लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया था। इसके सारे कंसेप्ट और सारे फॉर्मूले अच्छे से डिस्कस किए थे हमने कि रियल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या। ठीक है, आज अपने इस पर कुछ एक न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं जिनको अपने डिस्कस करेंगे, जिससे आपका टॉपिक और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ एक जो फॉर्मूले अपने पढ़े थे उसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ और कुछ एक जो कंसेप्ट थे इससे रिलेटेड उसको डिस्कस कर रहे हैं, फिर अपने इसके न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। सबसे पहले अपने पढ़ा था स्नेल का नियम। ये क्या था? μ12 साइन आई अपॉन में साइन आई। ठीक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन μ1, ये नंबर एक फॉर्मूला पढ़ा। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, μ12 v1 अपॉन में v2, ये फॉर्मूला पढ़ा था। v1 क्या था? फर्स्ट मीडियम में ऑप्टिकल रे की वेलोसिटी, और v2 क्या था? सेकंड मीडियम में ऑप्टिकल रे की वेलोसिटी। ठीक है, अगर फर्स्ट जो अपना मीडियम है, अगर ये वैक्यूम है, वैक्यूम या एयर है, तो यहां जो v1 होगा वो किसके इक्वल होगा? c के, प्रकाश के वेग के बराबर होगा, प्रकाश की किरण का वेग। ठीक है, और v2 का आप v लेट कर लो तो यहां अपने पास μ12 क्या बन जाता है? c अपॉन में v, और c की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, सबसे अधिक। तीसरा जो फॉर्मूला पढ़ा था आपने μ12 का अकॉर्डिंग वेवलेंथ के फॉर्म में λ1 अपॉन में λ2, थर्ड फॉर्मूला ये था। मोस्टली अपने तीन फॉर्मूले डिस्कस किए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। पहला अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ साइन अपॉन में साइन आर, दूसरा v1 अपॉन में v2 और तीसरा λ1 अपॉन में λ2। इसके अलावा कुछ एक कंसेप्ट है जो अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं कि वास्तव में है क्या है। ठीक है, और कहाँ ये कम होता है, कहाँ ये अधिक होता है, उनके बारे में अपने डिस्कस कर। वो देखो क्या है, पहली बात क्या है कि मैंने आपको बताया था कि अगर अपनी लैंग्वेज में इसको समझना चाहे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है तो वो क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि किसी भी मीडियम का ऑप्टिकल रे को बेंड करना, जितना ज्यादा वो ऑप्टिकल रे को बेंड करेगा नॉर्मल की ओर, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, तो फर्स्ट आप अपनी लैंग्वेज में आप देख सकते हो कि प्रकाशीय किरण को अभिलंब की ओर मोड़ना, और मोड़ना या बेंड करना नॉर्मल की, और जितना बेंड होगी ऑप्टिकल रे उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अगर ये बेंड अधिक होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? अधिक होगा। अगर ये बैंड कम होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। दूसरी बात, अगर अपने बात करें टेम्परेचर की, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू उतना ही क्या होगा? कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही क्या होगा? कम होगा। और टेम्परेचर जितना कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही क्या होगा? ज्यादा। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना कि किसी मीडियम का टेम्परेचर आप जितना ज्यादा बढ़ाओगे, ठीक है, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, और जितना टेम्परेचर कम करोगे उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तीसरा जो कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है वो क्या है? वो है डेंसिटी या घनत्व। किसी भी मीडियम का जितना ज्यादा घनत्व हुआ, घनत्व क्या होता है? कोई मीडियम के जो अणु है उनकी सघनता होती है, कितने अणु उसके नजदीक हैं। ठीक है, जितने अणु नजदीक होंगे उतना ही उसका डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जितने दूर होंगे उतनी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो जितना ज्यादा घनत्व होगा, जितना ज्यादा घनत्व होगा उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा।
और जितना घनत्व कम होगा उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम। तो उतना सा कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। 3 तो ये फॉर्मूले और 3 ये कंसेप्ट, टेम्परेचर, डेंसिटी और बेंडिंग ऑफ द रे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है और इन्हीं पर बेस अपने कुछ एक न्यूमेरिकल देखना। तो न्यूमेरिकल देखते हैं, इसको नोट कर लोगे आप। ठीक, देखो ये जो 6 बातें आपको बताए हैं ये आपको ध्यान में रखनी है, आगे आपको काम देगी। जो भी आप रिफ्रैक्शन से संबंधित घटनाएं पढ़ेंगे उनमें यूज होने वाले। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी आप जो घटनाएं पढ़ेंगे उसमें भी ये चीजें यूज होने वाली है। तो यानी आगे जितने भी अपने टॉपिक आने वाले हैं उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होगा। नंबर फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है, मान लो आपको इंसिडेंट एंगल दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, और अपवर्तन कोण दे रखा है 30 डिग्री। आपसे वैल्यू पूछ रहा है म्यू की, व्हाट इज म्यू। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ क्या होगा, μ12 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आई की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री और आर की वैल्यू 30 डिग्री। साइन 60 कितना होता है √3 अपॉन में 2 एंड साइन 30 1 अपॉन में 2, 2 से 2 गया, देन μ12 इज इक्वल टू √3। इट मीन्स μ12 कितना आ जाएगा अपना 1.732, ये √3 की वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पूर्णांक निकाल सकते हो यदि आपको इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल दे रखा हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है इसमें से आपको एक एंगल दे रखा हो, ठीक है, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा हो और आपसे ये एंगल पूछ। ठीक है, कोई भी दो चीजें देकर के एक आपसे पूछ सकता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। नेक्स्ट जो आरबीएससी की बुक में दे रखा एग्जांपल आपको, वो ये दे रखा है इस प्रकार से मीडियम। ठीक है, 1 2 और 3 मीडियम दे रखे। ठीक है, एक ऑप्टिकल रे ये आती है, ये नॉर्मल है। ठीक है, और यहां से सेकंड मीडियम में जाने से किस प्रकार से हो जाता है, यहां इंसिडेंट और यहां ये नॉर्मल दे रखा, और इस मीडियम में जाने के बाद इससे नॉर्मल से अवे हो दूर हो जाता है। फर्स्ट जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका n2 है एंड इसका n3। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा। इसके बाद ये आपको एंगल दे रखा है इंसिडेंट एंगल I, ये दे रखा आपको R1। ठीक है, ये आपको मान लो R2 दे रखा और ये दे रखा है R। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि इन माध्यमों के बारे में आप क्या कह सकते हो, क्योंकि कौन सा माध्यम ज्यादा है कौन सा माध्यम कम है। ठीक है, इन मीडियम के बारे में आपको बताना है, n1 n2 और n3 के बारे में बताना है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो आप देखो यार n1 n2 की बात करते हैं पहले हम। इसमें देखो I क्या है, जो I है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, R1 से। जब इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टिव एंगल से क्या हो, बड़ा हो, तब n2 क्या होगा, विलंब की ओर ज्यादा बेंड हुई है। ठीक है, जाना कैसे चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, नॉर्मल की ओर बेंड ज्यादा हो गया। इसका मतलब n2 है वो n1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि जितनी ज्यादा बेंड होगी ऑप्टिकल रे उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो आई एंगल तो क्या है, बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। इसको ऐसे जाना चाहिए था, इधर नॉर्मल की ओर बेंड होगी। इसका मतलब n2 क्या है, इससे बड़ा। ठीक है, अब अपने n2 और n3 की बात करते हैं। n2 और n3 के लिए इंसिडेंट रे ये है। ठीक है, इंसिडेंट रे ये है, तो इसका इंसिडेंट एंगल क्या होगा, R2, और रिफ्रैक्टिव एंगल कौन सा होगा, R3 होगा। ठीक है,
अपवर्तन कोण आते हैं। अब यहां देखो आप लोग, जो R2 है वो क्या है, छोटा है R3 से, ठीक है। इस सरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल जो है वो R2 जो है वो क्या है, छोटा है, और ये क्या है, बड़ा है, यानी कि नॉर्मल से दूर हो गई। इसका मतलब अभिलंब से दूर हटेगी तो माध्यम क्या होगा, विरल होगा या सघन होगा, विरल होगा। माध्यम अगर कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या आती है, झुक जाती है। अगर सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। तो ये देखो अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हो रही है। इसका मतलब कहां से है, सघन से विरल में। इसका मतलब क्या हुआ कि N2 जो है वो N3 से भी क्या है, बड़ा। N2 है वो N3 से भी क्या है, बड़ा। इसके बाद N1 और N3 की यदि अपने बात करें, N1 N3 इसमें क्या हो, वैसे ही आप इंसिडेंट और रिफ्रैक्टिव एंगल देखो कैसा है। देखो एंगल जो आई है वो छोटा है किससे, एंगल R3 से, ठीक है। इसका मतलब देखो ये एंगल तो छोटा सा और ये कितना बड़ा, यानी कि नॉर्मल से क्या हो रही है, ये ज्यादा दूर जा रही है। इसका मतलब ये जो मीडियम है इसके रिस्पेक्ट में क्या है, विरल है। ये माध्यम क्या है, विरल है, यानी कि N1 क्या रहेगा, बड़ा रहेगा किससे, N3 से। N1 क्या रहेगा, N3 से बड़ा रहेगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इससे आप क्या कह सकते हो, कौन सा मीडियम बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, ठीक है। देखो क्या कहोगे, देखो N2 क्या है, N1 से भी बड़ा है, N3 से भी बड़ा है, यानी कि N2 इन दोनों से क्या है, बड़ा। अब बात आती है N1 और N3 की, ठीक है। N1 क्या है, N1 और N3 में देखो बड़ा कौन है, N1 N3 में बड़ा कौन, N1, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा आपके पास, N1, ठीक है। और सबसे छोटा कौन है, N3, ये क्या आ जाएगा, N3। तो आप क्या कह सकते हो इन मीडियम्स के बारे में कि सबसे ज्यादा सघन कौन सा माध्यम है, N2, और सबसे विरल कौन सा है, N3, ठीक है। तो ये अपना एक न्यूमेरिकल। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो आप, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल इसने दे रखा है वो क्या है कि आपके पास एक प्रकाश के किसी रंग, कोई प्रकाश का किसी एक रंग की प्रकाशीय किरण है, वो वायु से किसमें जा रही है, वायु में उसकी जो वेवलेंथ है वो दे रखी है आपको 6000। वायु में जो उसकी वेवलेंथ है λ1 वो दे रखी है आपको 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और वायु से किसमें जा रही है, वायु से जा रही है जल में जा रही है। जल में जाने के बाद, जल में जाने के बाद पहले एयर में तो लैम्डा लिख लेते हैं। अगर वाटर में जाती है तो इसका कितना हो जाता है, 4500 रेडियन हो जाता है। तो कोई ऑप्टिकल रे है, ये एयर से वाटर में जा रही है। जब एयर में होती है तो इसका रिफ्रैक्ट वेवलेंथ कितना होता है, λ1। और जब ये वाटर में चली जाती है तो वेवलेंथ कितना आता है, सॉरी λ8। वाटर में जाती है तो λw हो जाता है। आपसे क्या कहता है कि जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करोगे, इस वाटर के अंदर इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है आप, v या v2 कह दो, ठीक है, v कह दो उसको। देखो एयर में है तो इसको वैक्यूम ही मान के चलेंगे, तो इसमें प्रकाश का वेग कितना होता है, c होता है। तो अपन लोगों ने पढ़ रखा है कि μ12 कितना होता है, v1/v2, ठीक है, या फिर λ1 अपॉन में λ2। तो यहां से अपन लोग रिलेशन ले सकते हैं, v1 की वैल्यू कितनी है, c है फर्स्ट मीडियम में, सेकंड में वेलोसिटी कितनी है, v, देन λ1 अपॉन में λ2। v आपको फाइंड करना है, देन v क्या होगा, v क्रॉस प्रोडक्ट कर दो इसका, v इधर आएगा तो v क्या हो जाएगा, λ2 अपॉन में λ1c, ठीक है। λ2 आप जानते हो कितना है, λ12 ले लो यार इसको, 1 और 2, ठीक है। AW में कंफ्यूज हो तो λ2 कितना अपना,
4500, इसको मीटर में चेंज करो तो -10, और ये कितना 6000। और सी प्रकाश का वेग आप जानते हो 3 × 10 की पावर कितना होता है 8, इससे ये गया, इससे ये गया। इस पूरे को सॉल्व कर लोगे क्या आ जाएगा आपके पास, कांच के अंदर प्रकाश का वेग आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन तो कर लोगे आप। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा आपको कि जल तथा कांच का अपवर्तनांक दे रखा आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है जल और कांच का 4/3 और 3/2। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और ग्लास का कितना दे रखा आपको 3/2। ये वैल्यू दे रखी, आपसे पूछ रहा है जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना। आप किसका, जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यदि प्रकाश की किरण कांच से जल में गमन कर रहे हैं। कांच से ऊपर कांच, नीचे जल, कांच से किस में जा रही, जल में जा रही। ठीक है, और कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μg 3/2 और इसका वाटर का 4/3। ये आपको दे रखा। आपको किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, वाटर। ठीक है, ग्लास के रिस्पेक्ट, तो इसको आप क्या लिख सकते हो μg/w। ठीक है, μw/μg। देखो आपने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, क्या था, निरपेक्ष अपवर्तनांक, कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है वो क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, तो वही आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक दे रखे हैं इसमें, कि कांच का आपको सिर्फ बता दिया अपवर्तनांक कितना है 4/3 है, पानी का कितना है 4/3 और ग्लास का कितना है 3/2 है। अब आपको वाटर का फाइंड करना है इसके रिस्पेक्ट, तो वैल्यूज पुट कर दो इसकी आप। μw कितना आपके पास 4/3 और ये कितना है 3/2। तो यहां से सॉल्व करोगे तो कितना होगा 8/9। ये इसका क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस प्रकार से ये कुछ एग्जांपल थे आपकी बुक के जो आज आपको सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप। थैंक यू।